Today we will discuss the important topic, the main important topic. बच्चे यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को सर मिला के फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कर सकते हैं। टोटल इन देखो ओवरहेड का मतलब ही होता है बच्चे टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों को हम ऐड कर देते हैं बच्चे तो वही होता है क्या, ओवरहेड। तो चूंकि यहाँ फैक्ट्री से रिलेटेड दिया हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के कैटेगरी में रखते हैं। देखो ओवरहेड बच्चे नोट करेंगे सभी कोई, ओवरहेड may be defined as the cost of overhead। सर ये किसका डेफिनेशन है सर? ये बच्चे ओवरहेड का डिफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड। उसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड पर चलेंगे। ओवरहेड may be defined as the cost of indirect material as the cost of indirect material, indirect labor and such other expenses including services। तो इस तरह से इसको इन अदर वर्ड्स overhead are all expenses, in other words overhead are all expenses other than direct expenses। यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको छोड़ करके बाकी क्या बचा, इनडायरेक्ट। तो उस इनडायरेक्ट को ही हम लोग इंडिकेट करते हैं ओवरहेड से। ओवरहेड expenses include the overhead expenses include the following expenses: indirect material, indirect material cost, सेकंड में लिखिए इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेकंड क्या होगा? सेकंड में इनडायरेक्ट वेजेस और क्योंकि वेजेस इज आल्सो नोन एज लेबर तो इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और थर्ड में है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर फिर से बोलिएगा एक बार। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड द, बच्चे आवाज को म्यूट कर लें।
Overhead expenses include the following expenses. First, indirect material cost. Second, indirect wages. Indirect wages or indirect labor cost. और थर्ड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सभी को ऐड करके जो टोटल अमाउंट होता है, जो एग्रीगेट अमाउंट होता है बच्चे, उसी को हम लोग ओवरहेड कहते हैं। यानी इसको इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect wages and indirect expenses is called overhead expenses. तो टॉपिक हम लोग का है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री overhead is also known as factory overhead is also known as factory expenses, work expenses, और करके लिखते जाइएगा, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट, etc. और याद रखना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए बच्चे, जो प्राइम कॉस्ट होते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट होते हैं, उसमें अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो वही जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं बच्चे? फैक्ट्री कॉस्ट। और जब फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देते हैं या ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो वो बच्चे आता है, वो जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम लोग ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट थोड़ा नोट करके लिखिएगा बच्चे, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड का ट्रीटमेंट कहां होता है तो उसमें थोड़ा फैक्ट्री कॉस्ट को थोड़ा डैश देके लिखिएगा। फैक्ट्री कॉस्ट in the total of factory cost in the total of prime cost and factory overhead. सर रिपीट कीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट इज द टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। यानी प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं बच्चे तो वही अमाउंट आता है वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट।
ठीक है ना। और फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वही यहाँ पर पॉइंट लिखवाए हैं। और प्राइम कॉस्ट जो यहाँ पर आया उसमें याद रखना, जो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, मटेरियल कंज्यूम का नाम सुनी हो, मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें एज परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड कैरेज ऑन परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो कोई डिफेक्टिव होता है, जो सेल ऑफ स्क्रैप होता है ना, उस सबको लेस कर देते हैं। तो इस तरह से जो आता है अमाउंट उसको मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं। और मटेरियल कंज्यूम्ड में जब लेबर को जोड़ देते हैं या वेजेस को ऐड कर देते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो जो अमाउंट आता है उसी को हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये तो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। यहाँ हम लोग थोड़ा कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को जब हम फिनिश्ड करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को फिनिश्ड करने के बाद एक टोटल अमाउंट स्पेंड होता है या एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करना है तो इस प्रोजेक्ट पर क्या खर्च आएगा, क्या लागत आएगा, ठीक है। तो कहां तक लिखे सोनम, इसमें बताओ निखिल सागर। Yes, Factory sir. cost is the total of prime cost and factory overhead. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इन दिस ऑल द मटेरियल्स, in this all the material cost, all the labor cost, and factory expenses are included in this term. All the cost up to all the cost up to all the cost up to factory stage, सर एक बार और बोलिए। all the cost up to all the cost up to factory stage are included in this term, are included in this term. Are included in this term factory cost. For example, prime cost plus पैराग्राफ चेंज करके लिखना बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, ब्रैकेट में फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख देना। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ब्रैकेट में फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख देना, इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट, इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। तो बच्चे ये समझ में आया टॉपिक, फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे क्या यहाँ पर ये देखो, दो टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड आप लोग समझोगे तो सबसे पहले तो ये समझना है कि फैक्ट्री ओवरहेड में
कौन कौन सा आइटम आता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को शामिल करते हैं। इसके कई नाम हैं। कौन कौन सा नाम है, तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये 5-6 नाम इसका है। ठीक है, इस एक्सपेंसेस में बेसिकली जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है उसी को शामिल करते हैं। इस एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट में, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट हम तैयार करने वाले होते हैं तो हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे कितना पैसा लगेगा, तो फैक्ट्री स्टेज पर कितना लगेगा, तो उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को एग्रीगेट करते हैं। वही एग्रीगेट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं तो ओवरऑल क्या कहलाता है, फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं बच्चे, तो ये टोटल ऐड होकर के जो आता है उसको हम लोग कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट। और उस वर्क कॉस्ट में जब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर देते हैं बच्चे, तो वही आता है प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट में जब हम सेलिंग से रिलेटेड आइटम को यानी सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो वो आता है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो आता है सेलिंग प्राइस। यही कॉन्सेप्ट है इसका ओवरऑल। किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है बताइए। बताइए बच्चे आप लोग। और आपके मटेरियल में जो दिया हुआ है बच्चे, इसको भी एक बार देख लेना है हम लोगों को। पेज नंबर 162 है और आप लोग का मटेरियल मेरे पास में है। कह रहा है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जैसे मशीन चल रहा है बच्चे, फैक्ट्री में मशीन चल रहा है और मशीन को आपको क्या करना है, रिपेयरिंग करवाना है। मशीन को क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। तो फैक्ट्री में मशीन को मेंटेनेंस करने में जो भी पैसा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा वो बेसिकली किसमें आएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल किया जाएगा। जैसे सच एज अगर फैक्ट्री रेंट आप देते हो, टैक्सेस देते हो, इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री एसेट्स है। फैक्ट्री एसेट्स का मतलब जो भी मशीन है, ठीक है, उसका आप इंश्योरेंस करवाए हो, उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम आप देते हो, तो ये सब किसमें आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल किया जाता है। आगे कर रहा है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ क्या, मशीनरी। मशीनरी के ऊपर में डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल द रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी आर लोअर इन द इनिशियल ईयर। सही बात है कि जब हम नया मशीन अगर परचेज करेंगे बच्चे, तो इनिशियल स्टेज में जो होगा उसका रिपेयरिंग जो एक्सपेंसेस होगा वो कम आएगा, क्योंकि न्यू मशीन रहता है तो काम अच्छा से करता है। रिपेयरिंग कॉस्ट कब ज्यादा आ जाता है, जब मशीन ओल्ड हो जाता है, जब उसको हम कई साल यूज कर लेते हैं, उसके बाद उसमें आता है रिपेयरिंग। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कर रहा है कि फॉर एग्जांपल द रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी आर लोअर इन द इनिशियल ईयर। स्टार्टिंग डेट में जो है सो रिपेयर एक्सपेंसेस है किसी भी मशीन पर कम लगता है, एंड हायर इन द लेटर ईयर। और जैसे जैसे हम उस पर काम करते जाएंगे उस पर खर्च क्या होगा, मरम्मत खर्च क्या होगा, वो ज्यादा आता जाएगा। प्रोविजन शुड बी मेड टू मीट द मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस दैट मे अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम काम करते हैं, जब हम वस्तु को बनाते हैं, सामान को बनाते हैं, उसमें मशीन का जरूरत हमको पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे। तो वो मशीन हो सकता है कब इसमें कितना खर्च आ जाए, और अगर उस टाइम कुछ रिजर्व या प्रोविजन के रूप में प्रोविजन के रूप में अगर हम नहीं रखे हैं, तो फिर उस टाइम क्या हो जाएगा, स्थिति उस फैक्ट्री का है ना खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो अरेंजमेंट करके, वो प्रोविजन करके। अब यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। नैन्सी रोल नंबर 31 बैच 2।
ओके, शायद लग रहा नैन्सी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लवली कुमारी, लवली, लवली आप आवाज सुन पा रही हैं? अंकित झा, यस सर। वैष्णु, अंकित आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन था अंकित, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंसेस है। एक सेंटेंस में मुझे जवाब दीजिएगा। आप जानते हो? देवराज आप बताओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ये बच्चे। क्या दोनों सेम है? प्रोविजन और रिजर्व दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? और अलग है तो कैसे अलग है? प्रोविजन है ना सर, फ्यूचर में हम लोग एक्सपेक्ट करके एस्टिमेट करके एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा अलग रखते हैं उसको प्रोविजन बोलते हैं सर। और रिजर्व में सर कुछ भी अर्निंग्स में से हम लोग अलग करके रख लेते हैं। रोशन, आवाज आपका रोशन नहीं ठीक से आ रहा है रोशन। कोई और सर, आवाज नेटवर्क खराब है मेरा। एक मिनट। हाँ रोशन आप बताइए तो बच्चे। वही बोल रहे सर, प्रोविजन उसको बोलते हैं ना सर कि फ्यूचर में कोई भी मतलब फाइनेंशियल बर्डन आएगा या फिर करके पैसा रख लेते हैं ना सर, प्रोविजन। रिजर्व के लिए सर जो टोटल अर्निंग्स कंपनी में होता है ना उसमें से निकाल के रख लेते हैं तो उसको रिजर्व बोलते हैं। वो होता है रिजर्व। यही तो होता है सर शायद, अब पता नहीं। नहीं रोशन, यहाँ बहुत क्लियर था कॉन्सेप्ट। हमको एक अगर सेंटेंस आपको बता देंगे बच्चे कि प्रोविजन और रिजर्व में जो डिफरेंसेस होता है बच्चे, वो क्या उसका मेन चीज है सर्टेनिटी। आप समझते हो बच्चे? जो निश्चित है। और कुछ एक्सपेंसेस अनिश्चित भी होते हैं। तो जो निश्चित है उसके लिए जो अमाउंट हम क्रिएट करके रखते हैं उस अमाउंट को ही हम लोग प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, हो सकता है। हाँ, वही पॉइंट समझ। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है ना। जो निश्चित है कि अगर मान लो हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो मशीन तो हम परचेज करेंगे ही प्रोडक्शन के लिए। और जब मशीन परचेज करेंगे बच्चे तो उसमें तो रिपेयर तो होगा ही होगा। तो उसके लिए जो अमाउंट पहले से फिक्स करके रखे हुए हैं कि पता नहीं अगर एकाएक जरूरत पड़ेगा तो हम कहां से पैसा लाएंगे, मेरे बिजनेस का उस टाइम स्थिति क्या होगी। तो इसके लिए जो भी अमाउंट हम क्रिएट करके रखते हैं उसको हम लोग प्रोविजन कहते हैं। और रिजर्व होता है अनसर्टेनिटी। हो सकता है तूफान आ भी सकता है, हो सकता है भूकंप आ भी सकता है, ठीक है, हो सकता है बिजनेस में गोडाउन में आग लग भी सकता है। तो इसके लिए जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए जो अमाउंट रखते हैं प्रॉफिट में से तो उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व। ठीक है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, तो ये सब चीज होता है प्रोविजन का मतलब यहां पर बच्चे। समझ में आया दोनों टॉपिक? बताओ बच्चे। यस सर। हाँ, तो अब ये समझ में आया कि लास्ट जो सेंटेंस कर रहा है कि प्रोविजन शुड बी मेड टू मीट द मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी जो कारखाने से संबंधित जो भी खर्च होंगे उस खर्च को फुलफिल करने के लिए पहले से वो पैसा रखता है, उस पैसे को ही हम लोग प्रोविजन कहते हैं। दैट मे अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पेज नंबर 162 सबसे ऊपर में है फैक्ट्री ओवरहेड बच्चे।
पढ़ लिए, समझ में आया स्टडी मटेरियल से आप लोगों को बच्चे? एक बार सभी बच्चे उसको पढ़िए और फिर बताइए मुझे। रश्मि सिंह, Yes, sir. समझ में आया रश्मि? Yes, sir. एक बार स्टडी कर लीजिए, स्टडी मटेरियल है आपके पास में बच्ची? Yes, sir. हाँ, पेज नंबर 162 ओपन कीजिए और उसको सबसे ऊपर में देखिए, हेडिंग में लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड। संभव यस सर। आया बच्चा समझ में? यस सर, पर बुक नहीं है मेरे पास सर अभी। बुक नहीं है आपके पास? नो सर। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं बच्चे, अभी हम कॉलेज में ही हैं। चलिए, अमन कुमार आपको बताओ बच्चे। अमन, शिप्रा राकेश, शिप्रा, शिप्रा रोल नंबर 42 बैच 1। अंकिता रोल नंबर 42 बैच 2। Yes, sir. आया बच्ची समझ में? Yes, sir. सनाया आपको? वर्षा, बलराम? Yes, sir. यस सर, आ गया। Yes, sir. ओके, तो बच्चे अब न्यू टॉपिक है, सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। फिनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। लिख लिए? देखो, फिनेंशियल का मतलब होता है टर्म, फिनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? मनी, मॉनेटरी टर्म। इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन करना, ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप फुलफिल करने जा रहे हो उसका इवैल्यूएशन करना, किस टर्म में? फिनेंशियल के टर्म में, ठीक है। सनाया, सनाया सिंह? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे, उसको स्टडी कीजिए, पढ़िए उसको थोड़ा। आपके Yes. पास मटेरियल है? Yes, sir. पढ़िए बच्चे उसको। सनाया नहीं है क्या आपके पास? मटेरियल आपके पास नहीं है? चलो बच्चे, हम खुद पढ़ के आपको बताते हैं। फिनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड कर रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए या स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कई प्रकार से होती है। अरे सिंपल वर्ड है कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपके बिजनेस में ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा तब ना डिसीजन हम अच्छा से ले पाएंगे। और अगर लॉस हो गया तो फिर उसमें भी डिसीजन लेंगे कि क्या हमको न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है कि नहीं करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है कि नहीं करना है। अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिट होगा तो निश्चित रूप से न्यू प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर बिजनेस में लॉस में जा रहा है तो क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे?
तो financial evaluation of a project help to determine the most efficient financial strategy for achieving the desired objective of the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी फिनेंशियल स्ट्रेटेजी, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्ट्रेटेजी? बताओ बच्चे। सोनम, रोशन, और भी बच्चे, कोई बच्चे जानते हैं तो बताइए। यस सर। पता नहीं Yes, sir. बच्चे, एक क्वेश्चन मुझे आप लोग जवाब दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्ट्रेटेजी? शुभम, शुभम बताओ। शुभम, रोल नंबर 59। मैनेजमेंट के फंड को सर मैनेज करना सर, और रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना सर। हाँ, यानी जो भी आप फंड अरेंजमेंट किए हैं उसको किस प्रकार से एलोकेट करना है, किस प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस प्रोजेक्ट में जो भी सेक्टर वाइज है किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, यही तो स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब एक बार पढ़िए इसको। फिनेंशियल, बच्चे नोट कर लेना। तो फिनेंशियल स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सर पहले फाइनेंशियल इवैल्यूएशन लिखवाएंगे ना आप? क्या बच्ची? पहले फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट उसको क्लियर कर दीजिए। वही में एक वर्ड आया है फिनेंशियल स्ट्रेटेजी, उसी को समझा रहे हैं। उसके बाद तुरंत समझ में आ जाएगा बच्चे आप लोगों को। फिनेंशियल इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार का मतलब मदद करता है। किसमें मदद करता है? पहले इसको नोट कर लीजिए पॉइंट, ये समझ में आपको आएगा। फिनेंशियल स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियली कंसर्न it is essentially concerned with procurement and utilization of funds. सर रिपीट कीजिए। Financial strategy of an organization is essentially concerned with procurement and utilization of fund. पैराग्राफ चेंज करके, financial strategy deals with areas such as financial resources, analysis of cost, कॉमा करके, analysis of cost structure
estimating profit potential, such as financial resources, analysis of cost structure, estimating profit potential, accounting function, and so on. क्या बोले सर? बहुत आवाज आ रहा है सर। Estimating profit potential, accounting function, and so on. अगर शॉर्ट में हम लोग कहें तो फिनेंशियल स्ट्रेटेजी जो है डील करता है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आप प्राप्त कर सकते हो, उसको कैसे आप यूज कर सकते हो, उसको कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हो फंड को, ये सब चीज है।